सोनाली आनंद जी, पीकेआई महिलाओं के लिए क्या लाए, क्या है, मतलब क्या रोड मैप है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और अभी जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज तक जो एनडीए सरकार दावा करती आई है कि हमने बिहार में बहुत विकास किया, मैं ये कहती हूँ कि एनडीए सरकार पेपर टाइगर है। जो भी उनकी नीतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जो भी उनकी उपलब्धियाँ दिखाई पड़ती हैं, वो सिर्फ पेपर पे दिखाई पड़ती हैं। अगर आप धरातल पे जाएं तो आप ये पाएंगे उनकी उपलब्धियाँ ज़ीरो हैं। तो अभी हम जीविका की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपये की बात कर रहे हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये योजना 15 साल पुरानी योजना है और 15 साल में आपने आज तक 40,000 करोड़ रुपए महिलाओं को एज ए लोन दे दिया, उन पे ये बोझ डाल दिया। और उनका सिविल, उनकी फैमिली की स्थिति पूरे बिहार में क्या है, ये हम सब लोग जानते हैं। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम 10,000 रुपये की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे 30,000 करोड़ रुपए की, जो कि आप पूरी महिलाओं को देने के लिए दावा करते हैं यहाँ पे। तो इसका बोझ किस पे पड़ेगा? इसका बोझ पूरी बिहार के जनता पे पड़ेगा। जो अभी बिहार की हर एक जनता के ऊपर 61 करोड़ का कर्ज है, शायद इस स्कीम से या इस जो आपने लॉन्च किया है, इस कर्ज को हम और बढ़ा देंगे हर एक इंडिविजुअल पे। तो कैसी आपकी नीति है, आपकी ब्यूरोक्रेसी में पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे होती है, आपका रिसर्च कौन करता है, ये बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब पिछले साल से हम कंपैरिजन करते हैं इस साल के बजट का, तो हम हर क्षेत्र में पाते हैं कि बजट घटता जा रहा है। चाहे वो ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो। आप ग्रामीण विकास का बजट घटाते हैं 17% से 18% से पिछले साल के कंपैरिजन में, और उसी में आप एक ये योजना लाते हैं जिसका वैल्यू 30,000 करोड़ है। तो ये आप पैसे कहाँ से ला रहे हैं? सारे जो डिपार्टमेंट्स, उसके पैसे आप काट काट के जनता को हार्ड कैश बांट रहे हैं, और उसकी उपलब्धि क्या, उस पर ग्राउंड पे क्या पहुंचेगा, इसका कोई भी प्रमाण नहीं। अच्छा, आपकी लड़ाई किससे, इन दोनों से है या इन दोनों से है? देखिए, हम बिहार के हित की बात कर रहे हैं की लड़ाई और जो भी लोगों को बरगलाने की बात यहाँ करेंगे, हम उन पर प्रश्न उठाएंगे। हाँ। तो यहाँ पे यही बात है जो भी, लेकिन अभी सरकार आपने रोड मैप नहीं बताया। मैंने पूछा कि प्रशांत किशोर का क्या रोड मैप है। आप इनकी कमियां तो बता रही हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि आपका काम है ऑपोजिशन की तरह, लेकिन पीके का क्या रोड मैप है महिलाओं के लिए? कुछ देखिए, स्पेशली हमारा जो भी नीतियां हमने जिस पे बात की है, हमारा सोशल इंक्लूजन पे बात होता है। किसी एक वर्ग विशेष को हम टारगेट नहीं करते, क्योंकि हमें ये पता है किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके आप जो कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं दिखा सकते पूरे बिहार का। हाँ। लेकिन महिलाओं की स्पेसिफिकली अगर बात हो तो हमने ये जरूर कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे जहाँ पे उन्हें कम दर पे लोन मिलेगा और उसकी जो सब्सिडी है इंटरेस्ट की, वो सरकार भरेगी। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये सारे युवाओं के लिए है। और एक प्रश्न यहाँ पे और भी उठता है कि जो सरकार इतनी बड़ी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ की योजना लाई है, आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ महिलाओं के लिए किया। अगर उसका एक छोटा सा सेक्शन भी अगर आपने युवाओं के लिए रखा होता तो आप पे इतना बड़ा प्रश्न नहीं उठता। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और उधर महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं भी बैलेंस आपकी नीति में यहाँ पे नहीं दिखता है। भाई 3 सवाल आए हैं, तीनों का जवाब दीजिए। सबसे पहले तो वो कह रही हैं कि आपने महिलाओं के लिए रखा है, युवाओं के लिए क्यों नहीं रखा है, ये पूछ रही हैं। उन्होंने पूछा कि घूस है, चुनावी घूस है, और भारती जी का सवाल बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसी समय कहने लगे मुझे जवाब देना है। हाँ, मुझे जवाब देना है। सबसे पहले मैं सोनाली जी की बात करूंगी। पार्टी का प्रतिबिंब होता है ना, बस मात्रा कम और ज्यादा होती है नेता की। तो प्रशांत किशोर जी का प्रतिबिंब दिख रही है, मात्रा थोड़ी कम है। जिंदगी भर आंकड़ों पे काम करते रहे, आंकड़ों पे बात की, और मुझे नहीं लगता कि सोनाली जी ने कभी भी जमीन पे गांव में जाके किसी से बात की होगी। जब हमने सामाजिक सुरक्षा योजना, विधवा पेंशन 400 से 1100 रुपए किया, आप यकीन मानिए औरतों ने कहा कि हम पूरे साल में एक साड़ी नहीं किन पाते थे दीदी, अब महीना में 2-2 साड़ी किन के पहनते हैं। उस खुशी को कभी जी के देखिए सोनाली जी, कभी उस खुशी को जी के देखिए। आकर आरोप लगा देना, एक एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, आकर एक नैरेटिव सेट कर देना और एक आरोप लगा देना, ये भ्रष्टाचारी। आप बहुत ईमानदार हो सकते हैं, पर बाकी के सारे लोग भ्रष्टाचारी हो ऐसा भी तय नहीं होता है। बाकी के लोगों ने कुछ नहीं किया हो ये भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात होती है जनता, देवतुल्य जनता उसने तय किया है एनडीए के साथ, और वो आगे भी करेगी। आपके हमारी कहने से यहाँ बैठ के कुछ भी नहीं होता। और मैं एक नागरिक की तरह भी कहना चाहती हूँ अंजना, मैं दिल्ली में रहती थी, और जब मैं यहाँ आई थी, जैसे अभी अनुप्रिया कह रही थी, मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रही हूँ। जब मैं 2007 में शादी होकर यहाँ आई और मैंने अनुमति मांगी अपने ससुर जी से कि मुझे राजनीति करना है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकती। यहाँ जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से धीरे धीरे एनडीए सरकार आई और मुझे अनुमति दी गई, वो मैं एक महिला की तरह आपको बता रही हूँ कितना मुश्किल था। मैं जो गहने पहन के आई थी, मुझे कह दिया गया ट्रेन में जब मैं विदा होके आई,
दिल्ली से कि आप उतार के इनको रख लीजिए, तब आप गाड़ी में स्टेशन से बाहर उतरिए, या नहीं जिया है। अगर ये जिया होता एक महिला के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जिसने कभी दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं की हो, घर के बाहर नहीं निकली हो, जिसने एक साथ कभी 10,000 रुपए देखे ही ना हो, छोटी बात नहीं होती है। और मैंने आपको जीविका का कहा, ये हमारी 15 साल घूस है ये। देखिए मैं एक बात बताऊं, जिन्होंने 20-20 रुपए के कार्ड हजारों लोगों से बनवा लिए हो, एक विधानसभा में 20-20 प्रत्याशियों से बनवा लिए हो, उन्हें तो घूस ही नजर आएगी। ये नीतीश कुमार जी की ममता है, वो माँ की तरह ममता है एक एक बेटी को, क्यों किस तरह से हमने तो 125 यूनिट बिजली भी फ्री की। और तय करने दीजिए ना, कौन है यही महिला वोटर है जो ना जात के नाम पे भड़कती है, जो ना यादव बनती है। बोलने दीजिए मुझे श्वेता जी, ना भूमियार बनती है ना कुछ और बनती है, वो महिला बनती है और नीतीश जी को वोट करती है, एनडीए सरकार को वोट करती है। अब मैं आती हूँ इनके क्या है नाम इनका, प्रियंका जी। ये हमेशा कोशिश करती हैं एक अजीब सी हंसी हंसना, एक अजीब सी भाव भंगिमा। इन्हें लगता है ये बाकी लोगों को, मतलब एक आप सभ्य व्यक्ति हैं, महिला या पुरुष हैं ये जरूरी नहीं, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, आप वैसे बात करेंगे, आप वैसे व्यवहार करेंगे। और मैं उस पर जाना नहीं चाहती है कहाँ से क्या आंकड़े उठा के लाती हैं और जिस तरह से ये बात करती हैं। और ये हमेशा खुद को दीनहीन दिखाना, कभी अपने को किसी और वर्ग से जुड़ा हुआ बता देना, कभी किसी और जाति से। ये मैं इनके साथ कई बार डिबेट में रही हूँ और अब मैं पूछ लेती हूँ कई बार डिबेट में कि ये महान हस्ती अगर नहीं है तो मैं जाऊंगी। जीवन में राजनीति, यश, सम्मान सब अपनी जगह है, एक शांत जिंदगी जीना, एक बहुत अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करना अपनी जगह है। अंजना जी, जीवन के और भी क्षेत्र हैं ऐसे लोगों के साथ बैठ के डिबेट करना। वो एक लाइन और बोलना चाहूंगी, वो कम से कम नहीं बोले जिनके समय में आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। सालों साल वो यहाँ ना बताएं महिला सुरक्षा, वो ना बताएं यहाँ पर जिन पे आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, वो यहाँ ना बताएं। और मैं फिर कह रही हूं, भाजपा की एमएलसी होने के नाते और प्रवक्ता होने के नाते व्यक्तिगत दुश्मनी और चीजों को छोड़ दीजिए। कोई भी संगठित अपराध बिहार में नहीं है और ना ही अब पनप सकता, आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के रहते हुए। अब अभी तक ये बीमारी जो है ना, ये दूसरे राज्यों में हम देख रहे थे कि थी कि भाई मुफ्त बिजली इतनी, बिहार पे वैसे ही इतना ऋण है और बिहार के लिए बहुत चैलेंजेस है इकोनॉमिकली। अगर ये वाली बीमारी यहाँ भी आ जाती है कि भाई इतना 120 यूनिट 150 यूनिट मुफ्त देंगे, वो कहते हैं, कांग्रेस ने वादा किया, प्रियंका जी कह रही हैं 2,500 रुपए महीने देंगे, आप 10,000 दे ही रहे हैं, कह रहे हैं जिसका चल जाएगा उसको 2 लाख देंगे। टैक्स पेयर का ही तो पैसा है, आप हो वो हो, मतलब इधर से लेते हैं उधर देते हैं और फिर बदले में वोट लेते हैं, फायदा किसका? मैं आपके सवाल पे आऊंगी अंजना जी। पहले मैं अपने विपक्षी दल के जितने भी हमारी नेत्री हैं उनके सवालों का जवाब देना बनता है, क्योंकि जिस बिहार में और पटना में बैठ के ये कह दे कि वो असुरक्षित हैं, तो मुझे लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के उस वक्तव्य को याद कीजिए जब 1992 में उन्होंने गया में जिस तरह से दलितों और पिछड़ों के साथ में नरसंहार हुआ और लालू जी ने कहा कि मैं इस बिहार में अपने आप को खुद को असुरक्षित महसूस करता हूं। जिस राज्य का मुखिया कहे कि मैं असुरक्षित हूं, वो कैसा संभाला होगा बिहार को, ये बिहार की जनता जानती है और इस बिहार के बैठे युवाओं ने भी जाना है। दूसरी बात, इन्होंने कहा घटनाओं का ये बताए, जिन भी घटनाओं का आरोपी है वो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन मैं पूछती हूं, शिल्पी गौतम हत्याकांड का आरोपी आज डीएनए टेस्ट के लिए बाहर क्यों नहीं निकला? वो कौन था? किस मजबूरी में और किस सत्ता की सनक में उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना भी एक अपने आप की जिम्मेदारी नहीं समझी और सत्ता ने उनको संरक्षण दिया। दूसरी बात, चंपा विश्वास कोई भूला नहीं होगा, एक आईएएस की पत्नी जिसका आरजेडी का नेता का पुत्र जाकर के रेप करता हो और उसके आरजेडी के मुखिया उसको बचाते हो, वो हमारी बात करेंगे। अरे हम तो कहते हैं जितने भी आरोपी है, मुझे बताइए कौन आरोपी है जो आज खुलेआम घूम रहा है? हमारा ये यूएसपी है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को हम फंसाते हैं। दूसरी बात, आपने पूछा कि बिहार सुरक्षित कैसे है। बिहार में ना दलितों पिछड़ों के साथ में नरसंहार का वो दौर खत्म हो गया। आज किसी भी जाति उन्माद नहीं होती है, धर्म उन्माद नहीं होता है। बिहार के लोग अब सिर्फ मैं कहूंगी वोट में जरूर बढ़ जाते हैं जाति धर्म में, लेकिन कम से कम लड़ाई में जाति और धर्म में नहीं बढ़ते हैं। अब मैं आपके सवालों पे आती हूँ। इन्होंने कहा जन स्वराज की हमारी प्रवक्ता कह रही थी कि युवाओं के लिए नहीं किया, महिलाओं के लिए। नहीं, युवाओं के लिए किया नहीं, महिलाओं के लिए किया। उन्होंने कहा कि ये प्रीवीज की जो बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप देखिए, आप समझिए, जो जन स्वराज आज बिहार में एक विधानसभा से कैंडिडेट से अपने बायोडाटा मांगने के लिए 21,000 मांग रहा हो, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ के बिहार की जनता कि अगर एक विधानसभा में 15 वो कैंडिडेट होगा तो पूरे बिहार से 243 सीटों से उन्होंने कितना पैसा कमा लिया। तो ऐसे लोग, चंदा इकट्ठा करने वाले लोग, कम से कम नीतीश कुमार जी के नीति पे तो शक ना उठाएं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अगर किसी को बांटा है, अंजना जी मैं ये कह रही थी, पिछड़ा, दलित
युवाओं और बेटियों को पढ़ने के लिए यहाँ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो पिछड़ा, वो समाज से पिछड़ा है। उसने सोच को झेला है लालू जी के शासनकाल में कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम्हारा हक नहीं है बोलने का, तुम नीचे ही रहोगे। लालू जी ने ऐसे लोगों को डराया धमकाया और उनके शासनकाल में लोगों को जो जवान नहीं थी, नीतीश कुमार जी ने शिक्षा की व्यवस्था दे करके, उन्हें प्रोत्साहन राशि दे करके उन्हें उस पैदान पे लाके खड़ा किया जहां वो आज बोल पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसी की बात आज करते हुए तेजस्वी जी बहुत उत्साह में नजर आते हैं। नौकरी नौकरी नौकरी, जिनको हमने राजनीतिक नौकरी दी है और वो आज बिहार की बात करते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी अंजना जी कि आपने कहा कि फ्री की बात है। जब भैया था ही नहीं, बिजली नहीं आता था, तो आप तार पे आप कपड़ा पसारते थे, आप स्कूल में बच्चा को भेजवे नहीं करते थे, स्कूल में वो चारा खाने के लिए जानवर चले जाते थे क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते थे वहां पे। अगर पढ़े होते तो बिहार में इस तरह से पलायन नहीं होता शिक्षा के लिए। अगर पढ़े होते वो युवा तो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाते। जो आज बिहार में जिस तरह से हमने नियुक्ति पत्र बांटा और जिसका ये क्रेडिट लेते हैं आरजेडी वाले कि हमने नियुक्ति पत्र बांटा, वैकेंसी तो नीतीश कुमार जी ने निकाला था ना, तभी तो नियुक्ति पत्र आप बांट रहे थे। तो देखिए, ये समझने की जरूरत है। आज हमने बिहार में सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सब दुरुस्त किया है और हम अब बिहार में आने वाले समय में हम बिहार में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत बिहार के युवाओं को यहीं पे, और हमने पॉलिसी के तहत हमने ये टर्म एंड कंडीशन रखा है कि आप तभी अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे जब हमारा आप है कि अपने क्षेत्र में बिहारियों को आप नौकरी देंगे। तो हमने मजबूती बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए और बिहार के लिए तैयार किया है। अब तेजस्वी जी बता दें कि वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? परिवार के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपने नॉमिनेशन देखा होगा, सिर्फ परिवार के लोग थे, गठबंधन वाले कहाँ थे नहीं पता। और ज्यादा डर तो अपने बड़े भाई से ही लग गया, कहीं नहीं जाकर के राघोपुर में नॉमिनेशन कर दे। माता पिता का मुंह दिखा करके उन्होंने पूरी पार्टी, अब इनकी ना पार्टी बच रही है ना परिवार बच रहा है। तो बिहार तो पहले 90 से 2005 में क्या बचा था, लास्ट में कहूंगी। मैं प्रियंका जी को आज एक चैलेंज करती हूँ। क्या प्रियंका जी एक से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी योजना बता दें जो महिलाओं के लिए चला था लालू जी के राज में, जो युवाओं के लिए चला था और जो अपराधियों को संरक्षण ना दे करके सलाखों के पीछे के लिए चला था। मुझे बस गिना दे, मैं इतना ही मान जाऊंगी। प्रियंका जी कितनी महिलाओं के लिए कोई योजना जो लालू प्रसाद यादव ने अपने वक्त पे चलाई थी वो पूछ रही। पहली बात कि पितृसत्तात्मक समाज को उन्मुक्त हंसी से दिक्कत होती है तो मैं समझती हूँ, भाजपा की महिलाओं को होने लगा है, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। दूसरी बात, 1, 2, 3, 4, 5 कर रही थी, अब हम भी नंबर पढ़ते हैं, 218286 फोन नंबर नहीं है ये क्राइम्स हैं पिछले 20 सालों के, लाखों में 21 लाख से ऊपर हैं। और ये क्राइम्स कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हम तो ये नहीं कहते ना कि मुख्यमंत्री आवास से गोलियां चलवाई जाती है तेजस्वी जी के आवास के बाहर, लेकिन हाँ क्योंकि हम बिहार में हैं, हम एक बात बोलेंगे। अनुप्रिया जी 5 मिनट हम सुने हैं, 5 मिनट हम सुने हैं। अंजना जी देखिए, एक सेकंड नहीं चलेगा, इशारा कीजिएगा, बोलो झूठ नहीं, एक सेकंड मेरा बाकी 5 मिनट बोले हैं मुख्यमंत्री आवास से गोली, आप लोगों के बीच में उन्होंने नहीं बोला। हम सुने अपनी बात, अपनी बात। She is used to बड़ा मीठा मीठा दोनों बतिया रहे हैं। पता है गिरिराज जी क्या बोले थे जेडीयू को? जमात उद दवा जेडीयू को बोले थे गिरिराज जी। जमात उद दवा क्या है? पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन। तो आतंकवादी बता रहे थे एक दूसरे को, अभी देख लें कितना मीठा बतिया रहे। पर खैर बिहार पर आते हैं, क्योंकि बात बिहार की होगी, बात गुजरात की नहीं होगी, अब बात सिर्फ और सिर्फ बिहार की होगी। गुजरात क्यों बोला मैंने? ये देखिए, हम सारा प्रमाण के साथ बैठे हुए हैं, ये देखिए आपको प्रमाण दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्वीट्स हैं हमारे प्रिय सम्राट चौधरी जी के, चिराग बाबू के, उपेंद्र कुशवाहा जी के, सब सेम टू सेम कॉपी। लगता है गुजरात से स्क्रिप्ट आता है, लोग छाप देते हैं, बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं, इसलिए कह रही हूँ। अभी इंडस्ट्री की बात की, 20 साल से तेजस्वी बाबू हथवा बांध के रखे थे क्या कि इंडस्ट्री नहीं लेकर के आ रहे थे? अब जब सवाल इंडस्ट्री पे उठाते तो आपको इंडस्ट्री याद आ रहा है। आर्यभट्ट की भूमि है बिहार, जहां से शून्य आया, लेकिन इन्होंने शून्य को बहुत स्पेसिफिकली ले लिया।
शून्य एमएनसी, शून्य आईटी पार्क, शून्य यूनिवर्सिटी, शून्य फैक्ट्री, शून्य इंडस्ट्री, शून्य एम्स। आज तक 2 बार आ गए मोदी जी शिलान्यास करने, एम्स का पिलर वो नहीं पड़ा है अभी तक। ये बिहार की स्थिति है। अभी मैं पूछ दूंगी, मखाना बखाना खूब करते हैं, पूछिए इनसे 5% जीएसटी मखाने पर क्यों लगाया गया है? कितना ग्रेड होता है मखाना का, कुछ पता है आपको? ग्रेड बताइए, ग्रेड बताइए कितना रॉ ग्रेड में का नहीं मखाना? लगता तो है। नहीं पता, आधी मैं बता अधूरी दूं, जानकारी इनकी 18 होती है ग्रेड, भैया। 70 रुपये 80 रुपये बस लोगों को दिए आधी जा अधूरी रहे हैं। जानकारी ये से है बिहार नहीं विभत्स चलेगा। स्थिति ये आज बिहार ही की। चल सकता है। देख लीजिए, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी। देख लीजिए, हम इनको सुनते हैं, अरे ये नहीं सुनेंगी, मैं बताती हूँ। अभी भी इन्होंने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया, बच्चे चारा खाने जाते थे। नहीं अनुप्रिया जी, वो दलित के बच्चे थे, पिछड़े के बच्चे थे, या पिछड़े बच्चे मैंने थे, ना मुसलमान कहा, बच्चे मैं थे। पता था, आप पूछ पता था लीजिए ये उनसे, जातीय धर्म आप की पूछ बात भाई लीजिए। बारी-बारी से पूछ माइक लीजिए, देना नहीं, पड़ेगा देख फिर लीजिए, मुझे, देख एक-एक लीजिए, करके, देख एक-एक लीजिए। मैं करके। इसलिए प्लीज, कह रही हूँ अनुप्रिया ना जी। कि बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये नई जेडीयू है।